LR circuits. Topic is LR सर L मतलब इंडक्टर. इंडक्टर को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे RC सर्किट थे ना, हाँ ये तो LR सर्किट ये हो गया कि ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी है और रेजिस्टर भी है. तो पहले तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या थी, इंडक्टर की प्रॉपर्टी या कोई भी कॉइल इज अ, उसकी क्या होती है, सेल्फ इंडक्टेंस होती है L. इसमें करंट अगर आई जा रहा है, इसमें अगर करंट आई जा रहा है और करंट अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, उसको इंक्रीज करने से रोकेगा और ये ईएमएफ कितना आ जाएगा सोच रहा हूं मैं, दैट विल बी L di/dt का मैग्नीट्यूड. क्यों, क्योंकि फ्लक्स कितना था, फ्लक्स वाज Li और d∅dt कितना होगा L di/dt और ये मैग्नीट्यूड होता था, ये होता था हमारा ईएमएफ. मैग्नीट्यूड ऑफ d∅dt क्या होता था, ईएमएफ इंड्यूस्ड. तो अगर करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है तो पोलैरिटी कैसे बननी चाहिए, उल्टी बननी चाहिए कि वो कहे कि भाई तो इंक्रीज ना हो. अगर हमारे पास ये इंडक्टर है और करंट ऐसे जा रहा है और ये करंट टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज. ये करंट हमारा टाइम के साथ क्या कर रहा था, इंक्रीज. ये करंट हमारा टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज. तो बैटरी कैसे बननी चाहिए, ऐसी पोलैरिटी की बननी चाहिए कि भैया तू कम मत हो, तेरे को मैं सपोर्ट करूंगा. और ये बैटरी कितने की बननी चाहिए, L di/dt का मैग्नीट्यूड. यहां पर जनरली हम यहां पर ऐसे करा के छोड़ देते हैं. मुझे अपने टाइम पे कंफ्यूजन ये हुआ, मैंने कहा यार सोलेनॉइड दो तरह की होती है, कॉइलिंग सामने से बैक होती है या फिर बैक टू फ्रंट होती है. नहीं समझे, मैंने ज्यादा सोच लिया अपने टाइम पे, मैं आई थॉट अ बिट मोर. मैंने कहा कि भाई ऐसे है, इस तरह का भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता था. हाँ या ना, करंट की डायरेक्शन, हाँ कि मैंने कहा भैया करंट ऐसे जा रहा है या करंट ऐसे जा रहा है. मतलब एक्चुअली क्या है, करंट इंक्रीजिंग के दो केस हो सकते हैं, या तो ऐसे इंक्रीज कर रहा है या ऐसे वाले में इंक्रीज कर रहा है. सोच लिया ऐसे मैंने, अब सोच लिया ऐसे तो क्या क्या होगा, करंट ऐसे जा रहा होगा, करंट ऐसे जा रहा होगा तो बी इधर होगा, और करंट इंक्रीज हो रहा है तो बी इंक्रीज हो रहा है, तो बी इंड्यूस इधर होना चाहिए, बी इंड्यूस इधर होना चाहिए लेंस लॉ से. तो बैटरी ऐसे बननी चाहिए, और बैटरी अगर ऐसे बननी चाहिए तो बैटरी ऐसे बननी चाहिए. बैटरी अगर ऐसे बननी चाहिए तो ये लेफ्ट में है, ये राइट में है. ये ऐसे है ना, कॉइल लूप ऐसे है, वायर ऐसे है ना, ये वायर पीछे से गया, तो ये बैटरी टेक्निकली कैसे बनी है, ऐसे वाली बनी है. क्योंकि ये बैटरी क्या कर रही है, ये लूप में ऐसे आ रही है, तो ये बैटरी ऐसे बन रही है. तो ये वाला एंड लेफ्ट में हो गया, ये वाला एंड राइट में हो गया, सारी बैटरियां ऐड हो गई. तो ये बैटरियां क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं L di/dt. अब दिमाग में आया कि यार ये आगे से होता तो, मैंने कहा करंट ऐसे है, तो करंट ऐसे है, करंट इंक्रीज कर रहा है फिर से, तो इसका मतलब बी इंक्रीज कर रहा है, बी इंक्रीज कर रहा है तो बी इंड्यूस इधर होना चाहिए, तो बैटरी इंड्यूस ऐसे होनी चाहिए, तो बैटरी इंड्यूस ऐसे होनी चाहिए. ये भी सेम है क्योंकि ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो ये बैटरी ऐसी तो बनी. तो मतलब मैं जबरदस्ती ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था अपने टाइम पे कि हमें क्या किया, कोचिंग में ही सिखा दिया कि भाई देख ऐसा है, ये रहा इंडक्टेंस, करंट ऐसे जा रहा है और इंक्रीज हो रहा है, तो बैटरी देख उल्टी बनेगी और वो कहेगी L di/dt मैग्नीट्यूड होगा उसका, वो उसको करंट को इंक्रीज होने से रोकेगी. मेरे दिमाग में आया यार दो तरह की कॉइल हो सकती थी, बैक टू फ्रंट एंड फ्रंट टू बैक. मैंने कहा उससे कॉइलिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, वो इन एनी केस अपोज करेगा. जैसे इस वाले केस में भी इसका मतलब क्या होगा कि हमने ये कहा ऐसे है और ये सामने वाली होगी, फ्रंट टू बैक वाली हो गई, करंट ऐसे है, इसमें करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो बी ऐसे है, बी डिक्रीज कर रहा है तो बी इंड्यूस इधर आएगा, बी इंड्यूस इधर आएगा तो बैटरी इंड्यूस ऐसे आनी चाहिए, तो बैटरी इंड्यूस ऐसे आएगी तो ऐसे आएगी.
ये टेक्निकली बैटरी कैसे बन गई, ऐसे बन गई ना, हाँ या ना। अब अगर बैक टू फ्रंट होता तो ऐसे होता। फिर से क्या कह रहे हैं, करंट हमारा ऐसे है और ये करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो बी इंड्यूस भी इधर ही होगा। तो बैटरी ऐसे बननी चाहिए, तो बैटरी ऐसे बननी चाहिए, तो ये वाला राइट में है, ये वाला लेफ्ट में है, तो बैटरी फिर से ऐसी ही बनी है। बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब कॉइलिंग से फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वो डायरेक्टली ऐसे बनाए थे रैंडमली कि भाई अच्छा रहा ये रहा इंडक्टर, और अगर मान लो मेरा करंट इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बैटरी इसको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, हाँ या ना। और अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो बैटरी इसको क्या करेगी, अपोज करेगी, और बैटरी कितने की बन जाएगी, एल डी आई बाई डी टी की। दूसरी चीज, अब दिमाग में आया कि यार ये दो केस भी समझाने के लिए बहुत अच्छे हैं, समझ में आना चाहिए, लेकिन टेक्निकली ऐसे नहीं कह सकता मैं। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, कि ये करंट आ रहा है, तो जहां करंट एंटर कर रहा है इंडक्टर को और जहां करंट एग्जिट कर रहा है इंडक्टर को, तो जहां से एंटर करे उसको हमेशा प्लस बोल दो, इसको हमेशा नेगेटिव बोल दो, और इसको बोल दो एल डी आई बाई डी टी, और मैग्नीट्यूड मत लगाओ। मैग्नीट्यूड नहीं लगाओगे तो साइन के साथ पुट करोगे, मॉड मत लगाओ ना। तुम वैसे तो ये कहते थे कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, मैंने कहा नहीं नहीं यार मॉड मत लगाओ, ऐसे लिख दो एल डी आई बाई डी टी, और हमेशा रूल क्या बना दो, जहां से करंट एंटर करे वो प्लस, जहां से एग्जिट करे वहां पर नेगेटिव। तो अगर मान लो करंट इंक्रीज करता तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होता, तो यही केस बन गया। और अगर मान लो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है और वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो तुमने इसको प्लस बोला है, इसको माइनस बोला है, और वैल्यू लिख दी है एल डी आई बाई डी टी विद साइन, तो डी आई बाई डी टी अपने आप नेगेटिव होगा जब डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये इसका उल्टा अपने आप हो जाएगा, तो ये केस बन जाएगा। इसका मतलब कि मॉड हटा के मैं हमेशा एज अ जनरल रूल बोल दूं कि हमारे पास जब भी कभी इंडक्टर आए, हमारे पास जब भी कभी इंडक्टर आए, तो जहां से करंट एंटर करे उसको प्लस मानना, जहां से हमेशा एग्जिट करे उसको नेगेटिव मानना, और उसको लिख देना बैटरी ऑफ दिस पोलैरिटी एंड इट इज ऑफ एल डी आई बाई डी टी। तो ये हमेशा काम चलेगा। अब तुम कहोगे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ये ऐसे हो गया जैसे कैपेसिटर में क्या कह रहे थे, चार्ज क्यू और माइनस क्यू लेना, और अगर प्लस क्यू वाले पे करंट आता मानो तो आई को लिखना प्लस डी क्यू बाई डी टी, और प्लस क्यू वाले से करंट निकलता मानो तो आई को लिखना माइनस डी क्यू बाई डी टी। ये उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हर क्वेश्चन में ये अप्लाई करोगे। इसमें क्या करना है, जहां से करंट एंटर मानो, करता हुआ एंटर करता हुआ मानो उसको प्लस लिखो, जहां से एग्जिट करता हुआ मानो उसको माइनस लिखो, और वैल्यू लिख दो एल डी आई बाई डी टी। इट इज लाइक अ बैटरी ऑफ एल डी आई बाई डी टी। लिख लिया? वो देखने की भी जरूरत नहीं है, मैथमेटिकली हो जाएगा, तुम समझ नहीं रहे हो भाई, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, पहले तो ये लिख लो, तुम समझ नहीं रहे, कभी भी कोई क्वेश्चन आ गया, इनफैक्ट मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है, लेट मी, तुम लिखो, मैंने कहा था एलआर सर्किट्स, सबसे सिंपल क्वेश्चन, और जनरली क्वेश्चन किससे आएंगे, इसी से आएंगे। तो मेडिकल वालों के तो आएंगे ही इसी से, हमारे भी इसी से आएंगे मेंस में। ये दे दिया रजिस्टर, और ये दे दी बैटरी, और ये दे दिया इंडक्टर, ये E है, ये R है, ये L है। T इक्वल टू 0 पे इसको किया गया क्लोज, T इक्वल टू 0 पे इसको किया गया क्लोज। पहली चीज, T इक्वल टू 0 प्लस पे करंट बताओ, करंट बताओ, और क्या बताओगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, क्योंकि इस पे कुछ पोटेंशियल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसमें करंट एकदम से क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। बंद करते ही क्या होगा भाई, करंट आना चाहेगा नहीं आना चाहेगा, करंट आना चाहेगा तो करंट इंक्रीज करना चाहेगा, तो उस पर क्या आ जाएगा, फ्लक्स चेंज होएगा। नहीं समझ में आया भाई? तुम्हारे पास ये इंडक्टर है और तुमने सर्किट को बंद किया, तो करंट आना चाहेगा, करंट आके बढ़ना चाहेगा ना, अभी तो करंट है ही नहीं,
जब तक ओपन था तब तक करंट कितना था, 0। तो हम ये कहेंगे जैसे ही तुम इसको बंद करोगे तो ये क्या कहेगा, भाई मेरे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, हाँ या ना। तो वो क्या पूछेगा क्वेश्चन में, करंट पूछेगा सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, किस बात, किस पे, t इक्वल टू 0 प्लस पे। दूसरा वो क्या पूछेगा, टाइम t पे करंट निकाल दो और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। तीसरा क्या पूछेगा, सोच रहा हूं तो मैं, t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट बता दो और पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। चौथा क्या पूछेगा, ग्राफ प्लॉट कर दो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t का और पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t का, हाँ या ना। अब मैं सोचना, अब मैं सोचने का प्रोसीजर सिखा रहा हूं, चिल मारो। अभी ये ओपन था, अभी ये ओपन था। जब ये ओपन था तो मैं कहूंगा करंट भी 0 था और VL भी 0 था। ये क्या है, t इक्वल टू 0 माइनस पे, ये है t इक्वल टू 0 माइनस पे, हाँ या ना। t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगा, सोच रहा हूं मैंने कहा t इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर कहेगा फ्लक्स क्या होती है, Li, फ्लक्स क्या होती है, Li, हाँ या ना। और हम ये कहेंगे ये क्या कोशिश करता है, फ्लक्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, हाँ या ना। क्या कोशिश करता है, फ्लक्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। फ्लक्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है तो किसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, ये क्या कहता है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कोशिश करता है लेंज लॉ से, फ्लक्स कांस्टेंट, कोशिश, ट्राई। इसका मतलब करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश होती है, तो इसका मतलब करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश होती है, तो करंट एकदम से चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब करंट अगर एकदम से चेंज नहीं होता तो करंट एट 0 माइनस इज सेम एज करंट एट 0 प्लस, एंड इन दिस केस इट विल बी 0, हाँ या ना। इसका मतलब करंट अगर 0 प्लस पे 0 है तो एक तरीके से क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सर्किट बन गया और तुमने ये E कहा, इसमें करंट कितना है, 0। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसके अक्रॉस बैटरी कितने की बनी होगी, E की तो बनी होगी, हाँ। तुम KVL मार लो, इसको प्लस माइनस लिख दो, इसको VL लिख दो, KVL लगाओगे तो क्या बोलोगे, E माइनस 0R माइनस VL इज 0, सो VL इज टेक्निकली E। तुम समझ नहीं रहे, इसको बैक EMF बोल देते हैं, बैक EMF लग गया। बैक EMF का मतलब ये हुआ कि तुम सोचो कितनी अजीब सी चीज हुई है। अगर कोई कहे कि ये 1000 वोल्ट की बैटरी है और तुमने ये इंडक्टर लिया और ये स्विच था, ये स्विच को जैसे ही बंद किया तो इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, 1000 वोल्ट आ जाएगा। यही तो हुआ। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि t इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, ओपन सर्किट तो हुआ, करंट 0 है। करंट हमारा अगर 0 माइनस पे 0 है तो करंट हमारा 0 प्लस पे भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, हाँ या ना। क्योंकि करंट में कोई जंप नहीं होता, करंट में कोई जंप नहीं होता। इसका मतलब करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t का ग्राफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, नॉट कांस्टेंट, कंटिन्यूअस होना चाहिए। समझ में आई बात है, नहीं आई। और करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t अगर कंटिन्यूअस होना चाहिए, गॉट इट और नॉट। तो मतलब ये एक प्रॉपर्टी हो गई हमारी, किस चीज की, इंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई। किस चीज की प्रॉपर्टी हो गई, इंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई कि इंडक्टर क्या कहता है, करंट में जंप नहीं आना चाहिए। किस में जंप आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में जंप आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आ जाना चाहिए, 0 से एकदम से जंप खा के E हो गया। मतलब जैसे ही तुमने स्विच बंद किया, फटा, इतना बड़ा पोटेंशियल लग गया जितना बड़ा E था। चाहे 2000 होता तो यहां पर 2000 बन जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? डू यू रियलाइज दिस इज द स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर इफ यू थिंक ओवर इट। स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर में क्या करते थे, कैपेसिटर को कहते थे इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। तो क्या मैं कह सकता हूं इसमें उल्टा हो रहा है एग्जैक्टली। इसमें क्या हो रहा है, t इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, लाइक
ओपन सर्किट, उसमें इंफिनिटी पे था, इसमें 0 प्लस पे ओपन सर्किट हो गया। उसको मैंने इतनी देर तक समझाया है कि क्यों ओपन सर्किट हो गया। क्यों ओपन सर्किट हो गया? क्योंकि जैसे ही बंद हुआ तो करंट एकदम से चेंज नहीं होगा, करंट एकदम से चेंज नहीं होगा क्योंकि, और करंट एकदम से चेंज क्यों होगा? फ्लक्स एकदम से चेंज नहीं होगा, और करंट एकदम से चेंज नहीं होगा तो करंट अभी भी 0 होगा, और अभी भी अगर 0 होगा तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। मैंने ये कहा कि करंट हमारा बंद करने से पहले 0 था, और करंट ये क्यों कहा मैंने कि बंद करने के जस्ट बाद भी 0 होगा? क्योंकि मैंने कहा इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या थी? इंडक्टर वाज लाइक कि क्या बोलते हैं, उसके अंदर कुछ फ्लक्स होती है, फ्लक्स इज Li होती है। तो फ्लक्स एकदम से चेंज नहीं होनी चाहिए, तो I एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए। फ्लक्स इज Li ना, फ्लक्स कैनॉट चेंज एब्रप्टली, I कैनॉट चेंज एब्रप्टली। इफ I कैनॉट चेंज एब्रप्टली तो I शुड स्टिल बी 0, एंड इफ I स्टिल 0 तो हम कहेंगे 0 माइनस पे भी 0, 0 प्लस पे भी 0। तो इसलिए वो 0 प्लस पे अगर 0 है तो वो ओपन सर्किट हो गया, क्योंकि फ्लक्स इज Li। फ्लक्स इज Li ना, फ्लक्स एकदम से चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब I एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए। तुमने जैसे ही इसे किया, बंद करने से पहले करंट कितना था? 0। बंद करने से पहले करंट कितना था? 0। हाँ, क्योंकि सर्किट खुला हुआ था। जैसे ही बंद किया करंट एकदम से चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि फ्लक्स एकदम से चेंज नहीं होगा, तो करंट अभी भी क्या रहेगा? 0 प्लस पे भी करंट 0 रहेगा, और करंट 0 रहेगा तो ये एक उल्टी बैटरी बन जाएगा। कितने का? सीधा E का ही बन जाएगा। इसका मतलब इंडक्टर एट 0 प्लस इज लाइक ओपन सर्किट, लाइक ओपन सर्किट। हाँ या ना? यहां तक की बात समझ में आ गई। लेट अस टॉक अबाउट टाइम t। होगा क्या कि जो ये बैटरी है ना, ये बैटरी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। ये हमेशा उतने की नहीं रहेगी, जस्ट भावना से कि हमेशा उतने की नहीं रहेगी। एक बार उल्टी बनेगी इतनी, फिर ये कमजोर हो जाएगी, और उसके बाद सुनो सुनो कैसे, मतलब दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। कैसे कमजोर क्यों हो जाएगी? पता नहीं, बस बेटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हो जाएगी। टाइम टी पे क्या मानोगे? टाइम टी पे कुछ करंट मान लो। मान लिया। अगर मैंने करंट की डायरेक्शन ये मानी है तो इसको प्लस बोलूंगा और इसको माइनस बोलूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि इंडक्टर में जब करंट जाता है तो जिस एंड से करंट घुसता है उसको प्लस बोलते हैं, जिससे निकलता है उसको माइनस बोलते हैं। मॉड नहीं लगाते हैं, उसकी जगह क्या लिख देते हैं? L di/dt। अब KVL लगा दो तो ये आ जाएगा E माइनस IR माइनस L di/dt इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई I और T में। तो लिख दो di अपॉन E माइनस IR इज dt बाय L। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू कितनी है? 0। टाइम t पे करंट की वैल्यू कितनी है? I। ये बन जाएगा ln E माइनस IR अपॉन E, लिमिट भी डाल दी और माइनस R से डिवाइड किया था, तो माइनस RT बाई L, क्योंकि ये बनेगा ln E माइनस IR अपॉन माइनस R। तो माइनस R ऊपर आ जाएगा, तो माइनस RT बाई L तो इधर बच गया, और फाइनल लिमिट बनेगी ln ऑफ E माइनस IR। I को I डालूंगा, माइनस ऑफ ln E माइनस IR में I को 0 डालूंगा, तो माइनस ln E बन जाएगा, वो नीचे ले आया। ये बन जाएगा 1 माइनस IR बाई E इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस RT बाई L। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या बनेगा? E बाई R 1 माइनस E टू द पावर माइनस RT बाई L। हाँ या ना? यहां तक का समझ में आ गया? ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को 2 मिनट देखते हैं। मैंने कहा देखो इसमें क्या हो रहा है।
करंट की वैल्यू एट टाइम जीरो तो कितनी आ रही है, ई बाय जीरो। क्यों जीरो आ रही है? तुम वो तो वैसे भी आनी चाहिए क्योंकि तुमने लिमिट में डाला है, और वैसे भी तुम ई की पावर जीरो डालोगे तो वन आ जाएगा, वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो। और करंट की वैल्यू एट इन्फिनिटी कितनी आ रही है, ई बाय आर, क्योंकि सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी तो ये ई बाय आर आ गई। तो फाइनल करंट कितना हो गया, ई बाय आर। करंट का क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। करंट का क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। तो करंट का ग्राफ कैसा बनेगा, करंट का ग्रोथ ही तो हुआ है, बढ़ तो रहा है ना। पहले जीरो था और इन्फिनिटी पे इस वैल्यू पे आ गए, कितनी, ई बाय आर वैल्यू पे आ गया, हाँ या ना। तो करंट ग्रोज फ्रॉम जीरो से ई बाय आर। करंट में कोई जंप नहीं आई, पहले जीरो से ही चालू हुआ और ऐसे बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते फाइनल वैल्यू ई बाय आर आ गई। स्टेडी स्टेट वैल्यू कितनी आ गई, ई बाय आर आ गई। यहां तक की बात समझ में आई। एक और चीज हम ये कह सकते हैं, ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ लिख सकते हैं इसे। टॉ का डायमेंशन क्या होगा, टाइम का ही डायमेंशन होगा, तो टॉ क्या बोल सकता हूं, एल बाय आर। इसको बोल सकते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। टाइम कांस्टेंट इज द टाइम in which the current increases to 63% of final current। यही तो होगा, इसको डाल देना ई बाय आर, वन माइनस ई की पावर माइनस वन, तो वन माइनस वन बाई ई हो जाएगा, तो वो 0.63 आ जाएगा। जी गॉट इट और नॉट। उसके बाद हमने सोचा, ये तो हमने क्या निकाला, आई एज अ फंक्शन ऑफ टी। अगली चीज क्या निकाल सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। What is potential difference across inductor? L di by dt, that is L di by dt। तो उसको लिख दो L di by dt। L, अब इसको डिफरेंशिएट मारूं, इसको डिफरेंशिएट मारूंगा तो क्या आएगा, E by R, पहली टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल इंटू माइनस आर बाई एल। आर भी कट गया, एल भी कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना बन गया, ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ये वी एल एज अ फंक्शन ऑफ टी बन गया, ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कैसा होगा, इसमें जंप आएगा। एकदम से पहले जीरो था जब तक स्विच बंद नहीं किया, बंद करते ही इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ई, और इन्फिनिटी पे आते आते क्या हो गया, जीरो। बैटरी खत्म ही हो गई है, हाँ या ना। ये समझ में आ गया। ये वाला पार्ट भी करा दिया, ये वाला पार्ट भी करा दिया। टेक्निकली ये वाला पार्ट भी हो चुका है, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमारा वीएल कितना आ जाएगा, जीरो जीरो, हाँ या ना। और हमारा करंट कितना आ जाएगा, ई बाय आर। वीएल हमारा जीरो पे तो कितना है, ई, और वीएल हमारा इन्फिनिटी पे कितना है, जीरो। ये बेसिकली स्टेडी स्टेट की वैल्यू आ गई। इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है, वीएल जीरो। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार इंडक्टर एट जीरो प्लस बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है मेरे, नहीं, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है स्टेडी, थिंग्स बिकम कांस्टेंट, थिंग्स स्टॉप चेंजिंग, things stop changing. That means current stops changing. If current stops changing, the di by dt would be what, zero. And if di by dt is zero, then L di by dt is what, zero. So it behaves like a short circuit. Bhai, in steady state, what do you mean by steady state? Things stop changing. इसका मतलब थिंग्स स्टॉप चेंजिंग, मतलब करंट बिकम्स कांस्टेंट। इफ करंट बिकम्स कांस्टेंट, देन वीएल बिकम्स जीरो, बिकॉज वीएल वाज एल डी आई बाई डी टी, बिकॉज योर वीएल वाज एल डी आई बाई डी टी, देन डी आई बाई डी टी शुड बिकम जीरो, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट हो गया, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो। इसका मतलब वीएल जीरो। दैट मीन्स इंडक्टर बिहेव्स इन steady state as short circuit, as
short circuit. And if it is a short circuit, then your circuit will be this. तो करंट कितना आ जाएगा? E by R. हाँ बोलो। इसमें मतलब उल्टा ही हो गया पूरा कैपेसिटर का। करंट कांस्टेंट क्यों नहीं आता है? मतलब करंट चेंज क्यों होता है? अच्छा वो तो मैं समझा रहा हूँ ना कि भाई तुमने ये रजिस्टर लगाया और समझने के लिए तो ये हो गया कि भाई ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई बंद करते ही करंट ना आए, इसके थ्रू एकदम से करंट चेंज ना हो जाए। तो बंद करते ही तो ये उल्टी बैटरी बन गई 1000 वोल्ट की और ये भी 1000 वोल्ट का था, तो इसने बैटरी बन के काट दिया पूरे को। फिर ये बैटरी थोड़ी देर में हो जाएगी 999 वोल्ट की, तो करंट हो जाएगा 1/R। थोड़ी देर बाद ये हो जाएगी 998 की, तो करंट हो जाएगा 2/R। हाँ या ना? ये कम होती जाएगी, करंट बढ़ता जाएगा, करंट का ग्रोथ होता जाएगा। इसके अक्रॉस जो बैक ईएमएफ आया था, इंड्यूस हुआ था, वो इंड्यूस हमेशा थोड़ी रहेगा, वो उस इंस्टेंट पे इंड्यूस इतना हुआ था, फिर धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है और वो एंड में क्या हो जाएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और करंट मैक्स हो जाएगा, वो E/R हो जाएगा। और इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड E से घटते घटते 0 हो जाएगा। करंट का डिके होगा, सॉरी करंट का ग्रोथ होगा और पोटेंशियल डिफरेंस का डिके होगा। करंट का हाँ L, उसका डिके हो जाएगा ना। स्टार्टिंग में तो 1000 वोल्ट आ जाएगा, फिर वो घटते घटते 0 हो जाएगा एक्सपोनेंशियली। नहीं स्टेबल भाई, वो बैटरी तो हमेशा धक्का मारती रहेगी, ले जा जा करंट जा जा। तो इसका मतलब अगर ये ऐसा है, इतना बढ़िया है कि ये हमेशा ही रोके रहे, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में रोक दिया, समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में रोक दिया, बाद में अगर हमारे पास रजिस्टर है और इंडक्टर है और बंद किया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड इज e to the power minus t by tau और करंट इज I is I naught 1 minus e to the power minus t by tau। I naught क्या हो गया टेक्निकली? स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट। I नॉट मत लिखो सर, मैं तो उसको लिख सकते हैं E/R 1 minus e to the power minus t by tau। और tau क्या होता है? L/R। tau क्या हो जाता है? L/R। हैप्पी विद योर लाइफ और नॉट? अच्छा एक और चीज, इसमें हमारा करंट ग्रो किया था, किसी टाइम t पे मैं इंडक्टर बनाऊं, अगर मैं टाइम t पे इंडक्टर बनाऊं तो ऐसे बन जाएगा। उसमें करंट जा रहा था I और ये एक तरीके से बैटरी बन गई, कितने की? VL की ना, दैट इज LdI/dt। इसको मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूं, इट इज लाइक चार्जिंग ऑफ सेल। हाँ बोल सकता हूं, हाँ या इट इज लाइक चार्जिंग ऑफ सेल, क्योंकि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट गुजर आए। तो कहना इसे डी एनर्जी बाय dt, रेट पावर होता था, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। हाँ EI तो करते थे, तो VL इंटू I लिख सकता हूं इसे। तो डी एनर्जी बाय dt इज VL इंटू I। अभी कहेगा क्या कर रहे हो सर? यार ऐसे तो करते थे, ये E बोलते थे, ये I बोलते थे, तो EI क्या होता था? रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ करंट, चार्ज, एनर्जी, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी इज E इंटू I, चार्जिंग ऑफ सेल। तो मैंने इसको ऐसे सोच लिया कि मैंने कहा VL इंटू I इज डी एनर्जी बाय dt। VL को क्या लिख दूं? L di/dt इंटू I। हाँ VL को L di/dt लिख दिया, dt काट दिया, तो छोटी सी एनर्जी स्टोर्ड इज IL di। कई बार वो क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि किसी इंस्टेंट पे छोटी सी एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, रेट ऑफ एनर्जी स्टोरिंग कितना हो जाएगा, हाँ या ना?
कुछ भी पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं रेट ऑफ स्टोरेज मैक्सिमम कब होगा, तो पहले तो रेट ऑफ स्टोरेज निकालो और फिर उस पे मैक्सिमम मिनिमम लगा दो, और यहां पर VL को क्या लिखोगे, दिस, और I को क्या लिखोगे, दिस, और उस पे मैक्सिमम मिनिमम लगा रहे होगे। तो तुम डरो मत, मतलब जो भी पूछेगा वो हैंडल कर लोगे। तो डी एनर्जी को लिख दिया IL DI, ये छोटी सी एनर्जी स्टोर्ड हो गई। इसका मैं अगर समेशन ले लूं तो ये कर दूंगा, तो जीरो से इनिशियल करंट कितना था 0, फाइनल करंट हो गया I मान लो, तो क्या मैं कह सकता हूं एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ Li²। रट्टा मार लिया। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज हाफ Li²। ये मत कहना एसी में था, ये बाढ़ में जाए। तुम क्या बोल रहे थे कि ये इसमें आता है? तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज हाफ Li²। तो अगर कल कोई कह दे यार स्टेडी स्टेट में करंट कितना आ रहा था, E/R, हाँ या ना, तो जब ये स्टेडी स्टेट में पहुंच गया तो इंडक्टर में एनर्जी कितनी है, हाफ L, I कितना हो जाएगा, E/R का स्क्वायर। अच्छा, इसमें हीट जनरेटेड नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि हीट जनरेटेड फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, क्योंकि करंट तो हमेशा ही चलता रहा ना, इनफैक्ट बढ़ता गया, तो I²R तो हमेशा बढ़ता ही गया। तो एक तरीके से हीट जनरेटेड टिल इंफिनिटी तो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट ही हो जाएगी। कैपेसिटर में फाइनाइट क्यों होती थी, उसमें करंट इनिशियली, तो उसमें क्या होता था, अनचार्ज कैपेसिटर में, अनचार्ज कैपेसिटर में इनिशियली करंट हो जाता था E/R, स्टेडी स्टेट तक आते आते करंट हो जाता था 0, चार्ज हो जाता था CE, हाँ या ना। तो स्टेडी स्टेट पे आते आते करंट 0 हो गया, तो जो हीट जनरेटेड होती थी वो फाइनाइट हो जाती थी, और उसके बाद जो एनर्जी गिवन बाय द बैटरी होती थी वो भी फाइनाइट हो जाती थी, और उसका 50% हमारा स्टोर होता था, 50% हीट में चला जाता था अगर इनिशियल कैपेसिटर अनचार्ज होता था, हाँ या ना। इसमें इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी तो फाइनाइट है, हाफ Li², लेकिन एनर्जी सप्लाइड बाय सेल भी इनफाइनाइट है और हीट जनरेटेड भी इनफाइनाइट है, मोर और लेस। हाफ Li² में I कौन सा है? उस इंस्टेंट का I, उस इंस्टेंट का I, जब करंट 0 से I हो गया तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ Li² हो गई, हाँ या ना। तो हाफ Li², जिस इंस्टेंट पे I करंट जा रहा है वो एनर्जी कितनी होगी, हाफ Li²। तो फिर तो अब वही हो गया, तो इनफिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। क्यों? हीट जनरेटेड हीट जनरेटेड इनफाइनाइट की बात, तो बैटरी को तो तुम एक तरीके से इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी मानते ही हो। जब तुम आइडियल सेल बोलते हो तो तुम ये थोड़ी मानते हो कि वो डिस्चार्ज हो के खत्म हो गया। तुम तो ये मानते ही नहीं कभी कि सेल कमजोर हो रहा है, टेक्निकली तुम कभी सेल को कमजोर होता हुआ मानते हो, क्वेश्चन में नहीं मानते ना। तो एक तो तुम तो एक आइडियल सेल ये मानते हो कि वो हमेशा एनर्जी सप्लाई करता ही रहेगा, तुम उससे लेना चाहो तो लेते रहो। ये तो कभी माना ही नहीं तुमने कि यार सेल डिस्चार्ज भी होता है, वो खत्म भी हो जाता है। तो इसमें तो इन्फिनिटी तक जाते जाते करंट बढ़ बढ़ के स्टेडी स्टेट आया, तो बैटरी ने तब तक एनर्जी देता ही रहा, तब भी दे रहा है, तो बैटरी ने इनफाइनाइट एनर्जी दे दी। उसका थोड़ा सा पार्ट इसमें स्टोर हो गया हाफ Li², और बाकी सारा हीट में चला गया। तो हीट नहीं पूछेगा इस क्वेश्चन में, हीट कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में पूछेगा, हाँ या ना। हीट इस क्वेश्चन में कहीं पूछ लिया तो किसी टाइम तक पूछ सकता है, तो क्या करोगे, तब तो इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, I²R dt का इंटीग्रल 0 से t, और I तुम्हें निकालना आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? सर इसमें टाउ निकालने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं? क्या टावर? अरे अभी तो आ रहा हूं, अभी तो मैं सिंगल लूप सर्किट पे हूं, अभी डबल लूप सर्किट पे आना है, महाभारत करनी है, तो भावनाओं को समझो ना। मैं तो टॉपिक खत्म कर रहा हूं कि यार एक एनर्जी स्टोर्ड भी पूछता है, बहुत बार क्या पूछता है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पूछ लेता है, वो कितनी होती है, हाफ Li²। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं, गाइस सुनो मेरी बात ध्यान से। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होती है हाफ Li², ये मैंने प्रूफ दिया है। दिस इज द प्रूफ यू आर सपोज टू राइट इन योर बोर्ड्स, ओके। क्या करोगे, किसी इंस्टेंट पे मान लेना करंट आ रहा है, बैटरी है VL, तो IVL तो हो गया एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी, और उसको लिख देना, VL को लिख देना LDI/dt इंटू I, तो dt कट गया, डी एनर्जी इज दिस कूड़ा, तो फिर एनर्जी इंटीग्रेट हाफ Li² हो गया, हाँ या ना। अब मैं एक मैटर ऑफ फैक्ट बताता हूं, मैटर ऑफ फैक्ट कहता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। जैसे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां पर क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय तो इसकी स्क्वायर ही कर रहे हो। 2 म्यू नॉट। समझ में आ गया क्वेश्चन, फॉर्मूला रट लिया। बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं सोच रहा हूं जो ये सोलेनॉइड है गाइस, ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इसमें एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी हाफ LI स्क्वायर। इसकी आ गई। और फिर मेरे दिमाग में आया, ये तो मतलब आना ही चाहिए था, और इसका L कितना होता था, सोच रहा हूं L कितना होता था, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाय L सोलेनॉइड का। अब मैंने सोचा इसको दूसरे तरीके से सोचो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, म्यू नॉट NI। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया, म्यू नॉट NI का स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये तो हो गया एनर्जी डेंसिटी। और वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ये मान लो, वॉल्यूम कितनी हो गई, AL। वॉल्यूम जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या मान ली, सोलेनॉइड की वॉल्यूम, वो कितनी हो गई, AL। तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दूंगा तो क्या आ गया, AL। ये टोटल एनर्जी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो फिर ये कितना आ रहा है, सोच रहा हूं, म्यू नॉट, इसको स्मॉल n को कैपिटल N के टर्म्स में लिख दूं तो ये आ गया N स्क्वायर बाय L स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर इंटू I स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू AL। हाँ या ना, एक L काट दो, एक म्यू नॉट काट दो, तो ये एनर्जी कितनी आ रही है, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाय L का हाफ इंटू I स्क्वायर। हाँ या ना। तो अब मैंने एक नई, तुम कहोगे मैं, अब मैंने प्रूव क्या करा, मैंने कुछ प्रूव नहीं किया, मैंने ये कहा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होती थी हाफ LI स्क्वायर। हाँ या ना। और फिर मैंने एक अलग से चीज सिखा दी कि एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की होती थी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। फिर मैंने कहा सोलेनॉइड में अगर करंट जाता तो उसमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वो भी सेम ही आ गई। इसका मतलब जो कभी कहेगी इंडक्टर में करंट जा रहा है और उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी टेक्निकली कहां स्टोर्ड है, जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसमें स्टोर्ड है। यही तो प्रूव किया मैंने। अब कई बार स्कूल वाले, आई विल बी फ्रैंक, वो स्कूल वाले टीचर कई बार क्या बोल देते हैं, प्रूफ ऑफ एनर्जी स्टोर्ड हाफ LI स्क्वायर होता है, वो क्या है, ये उल्टा कर दिया कि पहले कह दिया एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट हो गई, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ LI स्क्वायर। बट ये प्रूफ थोड़ी हुआ, ये तो एक तरीके से क्या किया तुमने, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला रट के एनर्जी निकाली और उसको हाफ LI स्क्वायर दिखा रहे हो। मैं तो हाफ LI स्क्वायर सोलेनॉइड छोड़ो, मैं तो हर इंडक्टर की बात कर रहा हूं। मैंने कहीं यहां पर शेप के बारे में गया नहीं गया, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सोलेनॉइड कभी ऐसे इंडक्टर दे दें, दैट डज नॉट इंप्लाई कि वो सोलेनॉइड ही है। वो ऐसा भी हो सकता था कि टोरॉइड वाला इंडक्टर को भी शेप ऐसी बनाओगे ना, जैसे कई बार कैपेसिटर बनाते थे तो ऐसे बनाते हैं, सिंबल ऑफ कैपेसिटर ये होता है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। वो ऐसा तो बनाएंगे नहीं कि भाई ये R है और ये जो C है इसको ऐसे बना रहे हैं जी, पागल हो गए वो क्वेश्चन वाला। हाँ कि अच्छा जी ये था सर्किट हमारा, मैं कहूँ ये भी RC सर्किट ही है। अब ऐसे थोड़ी बनाओगे बैठ के कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, तो ये तो सिंबल है सोलेनॉइड का, मतलब सेल्फ इंडक्टर का, इंडक्टेंस का सिंबल है, इंडक्टर का सिंबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोलेनॉइड ही है। तो मैंने जो फॉर्मूला प्रूव किया कि हाफ LI स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, दैट्स इन जनरल,
आई एम नॉट ट्राइंग टू वेरीफाई कि अच्छा देखो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ एल आई, मतलब v²/2μ0 को यूज करके हाफ एल आई स्क्वायर प्रूव कर रहा हूं। एंड इंसिडेंटली एनसीईआरटी में भी यही डेरिवेशन है, सही है उसमें, ये नहीं है डेरिवेशन। और इस फॉर्मूले के साथ तुम्हारा ईएम वेव चैप्टर का एक और फॉर्मूला हो गया। ये चैप्टर ये फॉर्मूला कहां पर आता है? ईएम वेव चैप्टर में आता है। वहां के 2-3 फॉर्मूले हो चुके हैं। एक तो मैक्सवेल इक्वेशन हो गई, एक स्पीड ऑफ लाइट वाला हो गया 1/√μ0ε0, हाँ या ना, और एक ये वाला फॉर्मूला हो गया।